हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस सच एज द ओशियन, सीज, रिवर्स एंड लेक्स टुगेदर मेक अप द हाइड्रोस्फीयर। तो हमारे ओशियंस हो गए, सीज हो गई, रिवर्स हो गई या लेक्स हो गई, ये मिलकर के जो हैं वो हाइड्रोस्फीयर बनती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द आइस शीट्स इन द पोलर एंड हाई माउंटेन रेंजेस, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन द एयर। तो ये जो है वो सी हो गया, ओशियन हो गया, रिवर्स हो गई या लेक्स हो गई, ये हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं। और इनके साथ साथ जो है और क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हमारी आइस शीट्स हो गई जो कि पोलर रीजन्स में होती हैं, या फिर हमारे माउंटेन रीजन्स के ऊपर जो बर्फ़ पड़ी होती है वो हो गई, या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो हो गया, या फिर जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं वो भी हाइड्रोस्फीयर का ही एक पार्ट है। In fact, our Earth is often referred to as a watery planet. हमारे अर्थ को जो है, हमारी प्लेनेट को जो है वो वाटरी प्लेनेट भी कहा जाता है। This is because about 71% of the surface of the earth is covered with water. तो ये क्यों कहा जाता है हमारे प्लेनेट को वाटरी प्लेनेट? क्योंकि 71% जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। नो वंडर आवर अर्थ लुक ब्लू इन कलर व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस। और ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो स्पेस से ब्लू दिखाई देता है, और इसी वजह से जो है वो हमारे प्लेनेट अर्थ का नाम जो है वो ब्लू प्लेनेट पड़ा है। अब हम पढ़ेंगे ओशियंस क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं और कैसे हैं। तो सबसे पहले आया हमारा देयर आर 4 मेजर ओशियंस अकॉर्डिंग टू साइज दे आर। तो हमारे जो है वो 4 मेजर ओशियंस हैं। पहले हमने वो पढ़े कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, किस में पढ़े थे हमने कॉन्टिनेंट्स? लिथोस्फीयर में पढ़े थे, ठीक है। अब हम हाइड्रोस्फीयर में हम पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में। तो हमारे 4 मेजर ओशियंस हैं और उनके साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन सा है? द पैसिफिक ओशियन, उससे छोटा है हमारा अटलांटिक ओशियन, और उससे छोटा है इंडियन ओशियन, और सबसे छोटा है आर्टिक ओशियन। तो सबसे पहले लेट अस नाउ लर्न अबाउट द डिफरेंट ओशियन। तो अब जो है वो हम डिफरेंट ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आया हमारा पैसिफिक ओशियन। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ओशियंस। तो ये जो पैसिफिक ओशियन है ये सभी ओशियंस में बड़ा है। इट्स एरिया इज़ इवन मोर देन द कॉम्बाइंड एरिया ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स। तो ये जो बाकी के 3 कॉन्टिनेंट्स हैं अगर इनको एक साथ जोड़ दिया जाए और एक तरफ पैसिफिक को रखा जाए तो पैसिफिक ओशियन जो है वो आपका सबसे बड़ा ही रहेगा, तब भी इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को एक साथ जोड़ने के बाद भी। It is also the deepest ocean and include the Mariana Trench, the deepest place on the earth surface. तो ये जो है सबसे बड़ा होने के साथ साथ जो है वो सबसे गहरा ओशियन भी है, और इसी में जो है वो मरीना ट्रेंच जो है वो भी एक डीपेस्ट प्लेस जो कि अर्थ के ऊपर है, मरीन ट्रेंच, वो भी इसी ओशियन में आता है, पैसिफिक ओशियन में। ओके, दिस ओशियन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। और ये जो ओशियन है ये सर्कुलर है शेप में। ओके, इट इज़ सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इन द ईस्ट, एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट। और ये जो आपके कॉन्टिनेंट हैं, सॉरी ये जो आपका ओशियन है पैसिफिक ओशियन, ये किसके कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स के अंडर आता है? ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स ने जो है वो इसको घेरा हुआ है? तो वो हैं आपके नंबर 1 है नॉर्थ अमेरिका, फिर है आपका साउथ अमेरिका, ईस्ट से जो है इन दोनों ने जो है इसको कवर किया हुआ है पैसिफिक ओशियन को, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट से इसको कवर किया हुआ है। इन द नॉर्थ इट इज़ जॉइंड टू द आर्टिक ओशियन, और नॉर्थ से जो है ये आर्टिक ओशियन को जो है वो ज्वाइन करता है। ओके, थ्रू द नैरो बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो है नैरो बेरिंग स्ट्रेट है कोई जहाँ प्लेस जहाँ से जो है ये आर्टिक ओशियन के साथ जो है वो ज्वाइन होता है नॉर्थ से। इन द साउथ इट मर्जेस विद द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशियन, और साउथ से जो है कि मिलता है किसके साथ? अटलांटिक ओशियन के साथ मिक्स होता है और इंडियन ओशियन के साथ मिक्स होता है।
Did you know the area encircling the basin of the Pacific Ocean where frequent earthquakes and volcanoes eruption occurs is known as the Pacific Ring of Fire? It has 452 volcanoes. तो जो आपका पैसिफिक ओशियन का जो सर्कल है, बेसिन जो है, वहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंटली जो है वो अर्थक्वेक जो है वो आते रहते हैं, टाइम टू टाइम जो है वो अर्थक्वेक आते रहते हैं, और फ्रिक्वेंटली ही जो है वो वहाँ पर जो है वो वोल्केनो जो है वो फटते रहते हैं, वोल्केनो फटते रहते हैं। और ये कहाँ पर होता है, ये एक प्लेस है, पैसिफिक रिंग कहा जाता है, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, उस प्लेस को, वहाँ पर होते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो आपका पैसिफिक ओशियन है, इसमें जो है वो 452 वॉल्केनोज हैं, लावा जहाँ पर कि फटता है, तो ये हैं 452 वॉल्केनोज। ओके, तो आपने पढ़ा पैसिफिक ओशियन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अटलांटिक ओशियन के बारे में। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। इट्स शेप इज़ लाइक द अल्फ़ाबेट एस। तो ये जो आपका पैसिफिक ओशियन है, इसकी शेप जो है वो आपके अल्फ़ाबेट एस की तरह है। ओके, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका बॉर्डर दिस ओशियन इन द वेस्ट। तो ये जो आपका अटलांटिक ओशियन है, इसको जो है वो वेस्ट से जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट ने कवर किया है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ने। वाइल यूरोप एंड अफ्रीका मेक अप इट्स ईस्टर्न बाउंड्री। और आपके जो यूरोप और अफ्रीका है वो इसकी ईस्टर्न बाउंड्रीज बनती हैं। इन द नॉर्थ इट स्ट्रेचेस अप टू द आर्टिक सर्कल। और नॉर्थ से जो है ये आर्टिक सर्कल तक जो है वो फैला हुआ है। एंड इन द साउथ इट मर्ज विद द पैसिफिक एंड द इंडियन ओशियन। और साउथ से जो है ये पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के साथ जो है वो मिक्स होता है। द कोस्ट्स अलोंग द अटलांटिक ओशियन आर वेरी इरेगुलर। तो ये जो यहाँ के अटलांटिक ओशियन के जो कोस्ट हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वो बहुत ही इरेगुलर हैं। मीन्स दे प्रोवाइड एक्सीलेंट लोकेशन फॉर पोर्ट्स एंड harbors. The Atlantic is the busiest ocean in terms of passengers and cargo traffic. तो ये जो है ये एक्सीलेंट लोकेशन प्रोवाइड करता है पोर्ट्स के लिए, जहाँ पर कि जो है वो सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं, सी पोर्ट्स। तो ये उसके लिए बहुत ही एक्सीलेंट लोकेशन है अटलांटिक ओशियन। और अटलांटिक ओशियन का जो सी ओशियन जो है वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशियन है आपका अटलांटिक ओशियन। किसके लिए, पैसेंजर्स के लिए और कार्गो ट्रैफिक्स के लिए। तो यहाँ पे जो है वो पैसेंजर्स भी ट्रैवल करते हैं, लोग भी एक जगह से दूसरे वन प्लेस से अनदर प्लेस के लिए जो है वो ट्रैवल करते हैं। और यहाँ से जो है वो कार्गो शिप्स जो हैं, जिनमें कि सामान लोड हुआ होता है, वो भी इन्हीं के इसी अटलांटिक ओशियन से जो है वो क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। तो ये जो आपके पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है और आर्टिक ओशियन है, ये सब जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स या फिर किसी इनके जो है वो अलग अलग नेम है। बट इंडियन ओशियन जो है वो एक इकलौता ऐसा ओशियन है जिसका नेम जो है वो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, और वो पड़ा है इंडिया कंट्री के नाम पे, यानी कि हमारी कंट्री के नाम पे। इट्स शेप इज़ रफली ट्रायंगुलर। तो इसकी जो शेप है वो रफली अगर देखी जाए तो वो ट्रायंगुलर शेप है। इट इज़ बॉर्डर्ड इन द नॉर्थ बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो इसकी जो नॉर्थ से जो बॉर्डर है वो है कॉन्टिनेंट एशिया की। और इंडिया लाइज एट द हेड ऑफ दिस ओशियन। और हमारी कंट्री इंडिया जो है वो इसके हेड पे, सिर पे लाई करती है। ओके, in the Arabian Sea and Bay of Bengal are the two northward extensions of the Indian Ocean. और आपके जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल हैं वो ऐसे टू नॉर्थवर्ड एक्सटेंशंस हैं, बाउंड्रीज हैं, जो कि इंडियन ओशियन की हैं। टू द ईस्ट टू द ईस्ट ऑफ दिस ओशियन लाइज ऑस्ट्रेलिया। और इस ओशियन के ईस्ट में जो है वो ऑस्ट्रेलिया लाई करता है।
और वेस्ट में क्या लाई करता है, अफ्रीका। इन द साउथ इट मर्ज विद एटलांटिक ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन, और साउथ से जो है ये मर्ज होता है एटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के साथ। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, आर्टिक ओशियन। It lies around the North Pole and extends southward up to the Arctic Circle। तो ये जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है, नॉर्थ पोल तक फैला हुआ है। ये कहाँ पर लाई करता है, ये लाई करता है नॉर्थ पोल में, और कहाँ तक फैला हुआ है, साउथ की तरफ को फैला हुआ है, टू द आर्टिक सर्कल तक फैला हुआ है, साउथ वर्ल्ड की तरफ को। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया आर द 3 कॉन्टिनेंट्स दैट बॉर्डर्स दिस ओशियन इन द साउथ। तो साउथ से जो है ये 3 कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, जो कि इसके साउथ में है, इसकी बॉर्डर है। और द आर्टिक ओशियन मर्ज विद द अटलांटिक बिटवीन ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया। तो ये जो है वो आर्टिक ओशियन जो है वो कहाँ पे मर्ज होता है, अटलांटिक ओशियन के साथ मर्ज होता है, कहाँ पर, बिटवीन ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया। इट इज़ लिंक्ड टू द पैसिफिक थ्रू द नैरो बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो है वो लिंक करता है पैसिफिक ओशियन के साथ, कहाँ पर, नैरो बेरिंग स्ट्रेट पे। तो आपने जब पैसिफिक ओशियन पढ़ा था तब आपने ये पढ़ा था कि ये जो है वो नैरो बेरिंग स्ट्रेट है, जहाँ पर कि ये दोनों आपस में मर्ज होते हैं। द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका इज सराउंडेड बाई अ वाटर बॉडी विच इज़ एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द पैसिफिक एंड द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशियन। तो ये जो आपका एंटार्क्टिक, द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका जो है वो सराउंडेड है वाटर बॉडीज़ के साथ। कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं इसके आसपास, इसके पास है पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन। इट इज़ नोन एज द सॉदर्न ओशियन। तो आर्टिक ओशियन को जो है वो सॉदर्न ओशियन भी कहा जाता है। सो अब यहाँ पे आपको दिया गया है ओशियंस और उनके कितना वो एरिया कवर करते हैं वो बताया गया है। तो आपका पैसिफिक ओशियन है वो करता है 165.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। आपका एटलांटिक कवर करता है 82.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इंडियन ओशियन करता है 73.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर, और आपका आर्टिक ओशियन करता है 14.0 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। फाइंड आउट हाउ अ बे, a gulfy and a strait are different from each other. Give examples from India. Okay, so this is for you. You have to do these questions. Okay, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर की क्या इम्पोर्टेंस है अब हम वो पढ़ लेते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इज़ यूजफुल टू अस इन नंबर ऑफ वेज। तो हाइड्रोस्फीयर जो है वो हमें डिफरेंट वेज में जो है वो हेल्पफुल है, बट नहीं कैसे। द वाटर साइकिल इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो आपका जो वाटर साइकिल है वो ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से जो है अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। वाटर इन द एयर रिजल्ट्स इन ब्रीदर फिनोमेना। तो अगर वाटर नहीं होगा एयर में तो इसका रिजल्ट ये होगा कि वेदर जो है वो चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओशियंस हैव अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन। तो जो हमारे ओशियंस हैं उनका जो है इफेक्ट होता है क्लाइमेट में, कहाँ के क्लाइमेट में, कोस्टल रीजन्स के क्लाइमेट में। The ocean water are home to a great variety of marine life, which is a source of livelihood to many people. तो ये जो हमारे ओशियंस का जो वाटर है ये घर है बहुत से मरीन एनिमल्स के लिए, और ये एक सोर्स हैं, जो मरीन एनिमल्स हैं ये एक सोर्स हैं हमारी जीवन शैली का।
जो कि लोग यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनकी जीवन शैली का जो है ये एक पार्ट है। तो अगर ये मछुआरे ना होंगे, अगर ये फ़िशिंग नहीं करेंगे, अगर ये फ़िशेस नहीं होंगी तो इंसान भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा कोस्टल एरियाज़ का। ओके, waterways serve as a cheap means of transport। तो आपका वाटरवे जो है वो एक सस्ता साधन है ट्रैवल करने का, ट्रांसपोर्टेशन करने का। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक एज वेल एज अंडरग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड आर डेली रिक्वायरमेंट। तो ये जो हमारा वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर हैं, लेक्स हैं और अंडरग्राउंड वाटर है, ये जो है वो बहुत ही यूज़फुल है और हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और हमारी इरिगेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम वाटर। तो ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ये भी वाटर से ही जनरेट होती है। तो अगर वाटर नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर। नंबर 3 आया हमारा एटमॉस्फेयर। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो जो हमारे चारों तरफ हमारे अर्थ के ऊपर जो एक कवर है एयर का उसको ही एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इट इज़ हेल्प अस इट इज़ हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर है ये अपने अपने प्लेस पे जो है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के साथ जो है वो कैसे रह रहा है, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी हेल्प से जो है ये हमारा अपने अपने प्लेस पे स्टेबल है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अब हमारा एटमॉस्फेयर बना कैसे वो पढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एटमॉस्फेयर जो है वो मिक्सचर है बहुत सी गैसेस का। वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स एंड मैनी इम्प्योरिटीज लाइक smoke, salt and other chemicals as are also present in various quantity। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये सिर्फ मिक्सचर ऑफ गैसेस नहीं है, इसमें जो है वो वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोलिन हैं, ग्रेन्स हैं या फिर बहुत सी इम्प्योरिटीज़ हैं और जैसे कि स्मोक है, सॉल्ट है और बहुत से केमिकल्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट abundant गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग 78%। तो हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो 78% जो है वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 21%। और ऑक्सीजन जो है वो 21% है, जो हम लोग लेते हैं इनहेल करते हैं वो सिर्फ 21% है। The remaining 1% is made up of gases such as carbon dioxide, hydrogen, argon, helium and ozone। तो और हमारी एयर में एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% डिफरेंट गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, एरोगन है, हीलियम है और ओजोन है। तो देखो अगर इन गैसेस की क्वांटिटी 1.1% भी बढ़ जाती है तो वो 1% भी हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें बहुत से प्लांट्स को जो है वो ग्रो करना चाहिए। ओके, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर पे कौन कौन सी लेयर्स हैं, कितनी लेयर्स हैं, लेट्स नो। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है स्पेस में। ठीक है, it is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और उसकी अदर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द लेयर्स आर कॉल्ड
ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड इनोस्फियर और एंड एक्सोस्फियर। तो हमारी जो अर्थ है वो 5 लेयर से कवर्ड है। तो वो लेयर्स कौन कौन सी हैं, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि हमारी अर्थ सरफेस से स्टार्ट करेंगे और ऊपर ऊपर को बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले है हमारा ट्रोपोस्फियर। सबसे पहली है हमारी ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद है मेसोस्फियर और उसके बाद है थर्मोस्फियर या थर्मोस्फियर और उसको कहा जाता है इनोस्फियर और लास्ट है हमारी एक्सोस्फियर। ओके, तो ये हो गई हमारी 5 लेयर्स। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस। तो हमारे अर्थ का जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है अर्थ सरफेस के पास। एज वी गो अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस एयर बिकम इंक्रीजिंगली थिनर। तो जैसे जैसे हम लोग जो है वो ऊपर की तरफ को चलते हैं तो क्या होता है, जो एयर जो है वो धीरे धीरे जो है वो थिनर होती जाती है, पतली होती जाती है या कम होती जाती है। दिस एक्सप्लेन्स वाई पीपल फील ब्रीथलेस एट हाई एल्टीट्यूड। और इसी की वजह से जो है वो पता चलता है कि लोग जो है जब हाई एल्टीट्यूड पे चोटियों पर जाते हैं तो उनको जो है वो ब्रीथिंग इश्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो एयर ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी अदर गैसेस जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। एयर टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द डिग्री ऑफ hotness and coldness of the air surrounding us is called air temperature। तो जो हमारे आसपास जो एयर होती है वो उसकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उसी के ऊपर जो है वो एयर टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक latitude, long altitude, distance from the sea, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड्स एंड ओशियन अकर्स। तो ये सिर्फ जो है वो हॉटनेस और कोल्डनेस जो है एयर टेम्परेचर की, वो सिर्फ हॉटनेस और कोल्डनेस के ऊपर जो है वो कैसे डिपेंड करती है, कहाँ पे वो स्थित है, कौन से लेटीट्यूड के ऊपर है, कौन से एल्टीट्यूड के ऊपर है, कितने डिस्टेंस है सी से उसका, और विंड कैसी है वहाँ पर, कितनी स्पीड से चलती है, कितनी कम चलती है, और ओशियन कौन सा ओशियन है, कहाँ का ओशियन है, उसके ऊपर जो है ये सब कुछ डिपेंड करता है। देयर इज़ अ डिक्रीज इन टेम्परेचर विद एन इंक्रीज इन लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। तो क्या है कि इनके जो टेम्परेचर में जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज जो है वो इनके लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आता है। ओके, तो यहाँ पे आपको नीचे जो है वो एक पिक्चर दी गई है जिसमें कि आपको 5 लेयर्स जो है वो बताई गई हैं। ओके, द प्रेशर विच द एयर अराउंड अस एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। तो जिस प्रेशर से जो है वो एयर जो है वो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करती है, उसी को जो है वो एयर प्रेशर कहा जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर एंड एल्टीट्यूड। और एयर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है एयर का और एयर का एल्टीट्यूड क्या है, प्लेस का एल्टीट्यूड क्या है। ओके, वार्म एयर इज लाइट एंड एक्सट्रैक्ट्स लो प्रेशर। तो जो आपकी वार्म एयर होती है वो लाइट होती है, तो उससे जो है वो लो प्रेशर बनता है, वाइल कोल्ड एयर इज़ हैवी एंड एक्सट्रैक्ट हाई प्रेशर। और इसके अपोजिट जो है वो कोल्ड एयर जो है वो ज़्यादा हैवी होती है, तो इसलिए जो है वो हाई प्रेशर जो है वो बिल्ड करती है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। तो जो हवा चलती है, गैसेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती हैं, उसको जो है वो विंड कहा जाता है। विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो विंड जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ को जो है वो
मूव करती है। एयर बिकम्स थिनर एज वी गो अप एंड सो एयर प्रेशर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। तो क्या होता है कि एयर जो है वो कम होती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, और एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो जो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होते हैं उसको जो है वो ह्यूमिडिटी कहा जाता है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। और ये जो है वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू प्लेस। इट डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। और ये जो हैं वो डिक्रीज होते हैं एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर की क्या इम्पोर्टेंस है। द कंजप्शन द कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें बहुत से वेज में जो हैं वो हेल्पफुल हैं। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए होती है। ऑक्सीजन इज द गैस दैट लिविंग बींग्स ब्रीद इन। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि लिविंग बींग्स के लिए जो है वो ब्रीथ इन करने के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के लिए जो है वो हेल्पफुल होती है टू प्रोड्यूस फूड। तो प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो है वो अपना फूड बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ sunlight. It also keeps the earth warm by absorbing the heat radiant from the surface. और ये जो है वो अर्थ वॉर्म्स को जो है वो अर्थ की जो वॉर्म है, अर्थ की जो हीट है उसको एब्जॉर्व करने में भी हेल्पफुल करती है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर या ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो हमें, या ओजोन गैस जो है वो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। द वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज परसेप्शंस। तो जो वाटर वेपर्स जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं वो भी परसेप्शन कॉज करते हैं। द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ कंडेंसेशन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स है या न्यूक्लियस हैं, जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं विद कंडेंसेशन विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स। तो ये जो है वो क्लाउड की फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। लास्ट है हमारा बायोस्फीयर। द टर्म बायोस मीन्स लाइफ। तो बायो जो इसका मीनिंग है लाइफ। दस बायोस्फीयर इज दैट रिलम ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो बायोस्फीयर जो है वो अर्थ का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट इज़ अ नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर कम्स इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो यहाँ पर जो है वो ये एक ऐसा जोन है बायोस्फीयर जहाँ पर कि क्या है, लैंड वाटर और एयर जो है वो एक साथ जो है वो कांटेक्ट में आती हैं। लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। तो हम लोग जो है वो बायोस्फीयर के ऊपर ही जिंदा रह सकते हैं। इट इज़ दिस बायोस्फीयर विच मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो जो हमारा बायोस्फीयर है वही हमारी अर्थ को जो है वो एक यूनिक प्लेनेट बनाता है पूरे सोलर सिस्टम में। द इनहेबिटेंट ऑफ द बायोस्फीयर आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। तो हमारे जो बायोस्फीयर है वो हमारी अर्थ को जो है वो टू ग्रुप्स में डिवाइड करता है, द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया टू द ह्यूज ट्रीज एंड एनिमल्स। और इनकी रेंज जो है वो एक सबसे छोटे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से होते हुए ट्रीज और
एनिमल्स तक जाती है। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इन टर्न डिपेंड्स ऑन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। तो ये जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो इंटरडिपेंडेंट हैं और इसी की हेल्प से जो है ये बायोस्फीयर के ऊपर जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। ह्यूमंस आर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बायोस्फीयर। और हम ह्यूमंस जो है वो हमारी अर्थ का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बायोस्फीयर का। The living organisms found in the biosphere varies from place to place। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोस्फीयर पे डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट पाए जाते हैं। The types of plants and animals found in a region depends on its climate। तो जिस टाइप के एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं तो वो कैसे मिलते हैं वो उसके रीजन पे डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। द बायोस्फीयर इज मेड ऑफ डिस्टिंक्ट जोन्स ईच विद इट्स ओन क्लाइमेट प्लांट एंड एनिमल। तो बायोस्फीयर के जो है वो अलग अलग जोन हैं जो कि वहाँ के क्लाइमेट प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर जीवित जो है वो डिपेंड करते हैं। दीज आर कॉल्ड इकोसिस्टम और इसी को जो है वो इकोसिस्टम कहा जाता है। आया इंटर रिलेशनशिप ऑफ द रिलम्स। तो इन जो लेयर्स हैं इनका जो है वो आपस में क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ लेते हैं। देयर इज अ डेलिकेट नेचुरल बैलेंस अमंग ऑल द रिलम्स ऑफ द अर्थ। तो हमारी अर्थ के जो लेयर्स हैं उनका जो है वो एक नेचुरल बैलेंस बना हुआ है। अ स्मॉल चेंज इन वन अफेक्ट द अदर्स टू। तो क्या होगा कि अगर एक में भी थोड़ा सा भी चेंज आता है तो इसका इफेक्ट जो है वो बाकी रिलम्स पे या बाकी लेयर्स के ऊपर पड़ता है। फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन सॉइल इरेजन एंड रिडक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल। तो देखो अगर क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन होती है, फॉरेस्ट की कटाई हो जाती है तो इसके रिजल्ट में जो है वो आपका सॉइल इरेजन होगा, मिट्टी का कटाव होगा और साथ साथ में जो है वो आपके वाटर लेवल जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें भी कमी आएगी। तो देखा आपने कि आपके जो है वो लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर में अगर लिथोस्फीयर में कुछ चेंजेस आते हैं तो हाइड्रोस्फीयर का भी के ऊपर भी जो है वो इसका इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज ग्लेशियर टू मेल्ट एंड द सी लेवल टू राइज। और इससे क्या होगा अगर आपके एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे तो इससे क्या होगा आपके ग्लेशियर जो आपके हाइड्रोस्फीयर है जिसमें कि आपके आइस शीट्स आती हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी और इससे क्या होगा कि आपके हाइड्रोस्फीयर में जो है वो सी लेवल जो है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑल द रियलम्स हैव अ नेचुरल कैपेसिटी टू रीजनरेट एंड प्यूरिफाई देमसेल्फ। और हमारी जो रियलम्स हैं ये जो लेयर्स हैं इनके पास जो है वो अपनी कैपेसिटीज़ है अपने आप को रीजनरेट करने की और अपने आप को प्यूरिफाई करने की। हाउएवर टू मीट द डिमांड्स ऑफ अ रैपिडली ग्रोइंग population more and more of the natural resources are being used up। और जैसे जैसे क्या हो रहा है कि डिमांड्स बढ़ रही हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो ज़्यादा हो रहा है। फॉरेस्ट्स आर बीइंग क्लियर्ड मिनरल एंड बीइंग रेकलेसली एक्सट्रैक्टेड। तो क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट जो है वो साफ़ हो रहे हैं उनको जो है वो काटा जा रहा है, मिनरल्स जो है वो रेकलेसली जो है एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं कम हो रहे हैं। वेरियस इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स आर पॉपुलेटिंग द लैंड वाटर एंड पोल्यूटिंग द लैंड वाटर एंड एयर। और जो हमारी वेरियस इंडस्ट्रीज़ हैं व्हीकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं वो हमारी लैंड को पोल्यूट कर रहे हैं, हमारे वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं और हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। दस देयर इज़ an urgent need to protect our environment and maintain the balance among all the realms of the earth। तो अब इसके जब ये सब कुछ हो ही रहा है तो इसके लिए जो है वो हमें जो है वो क्या करना चाहिए,
हमें करना चाहिए कि हमें जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हमारी जो रियलम्स हैं अर्थ के ऊपर उनको भी जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर ये प्रोटेक्टेड रहेंगी तो हम लोग भी जो है वो इजीली और अच्छे से अपनी लाइफ को जो है वो जी सकते हैं। अदरवाइज़ जो है, जैसे आप लोग आजकल देख ही रहे हो कि कोविड की वजह से जो है हमारी लाइफ जो है वो कितनी डिस्टर्ब हो गई है। तो सोचो हम लोग हमारी अर्थ के साथ, हमारी रियलम्स के साथ कितना गलत कर रहे हैं, तो वो लोग वो ये कितना इफ़ेक्ट कर रहा होगा इनको। हमारा डिस्टरबेंस जो है, हमारे गलत बिहेवियर जो है, रॉन्ग बिहेवियर जो है वो हमारी अर्थ और हमारे रियलम्स को जो है, अर्थ रियलम्स को जो है वो कितना इफ़ेक्ट कर रहा होगा। सो वी शुड थिंक अबाउट इट। हमें जो है इसके बारे में सोचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट्स करने चाहिए। तो अभी जो है रेनी सीज़न चला हुआ है, तो आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा और हमारे जो पोल्यूशन है वो भी कम हो सकता है। ओके, दिस इज़ फॉर टुडे। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।